हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फार्मेसी क्लासेस, जहां पर आपको मिलेंगे बी फार्मा और डी फार्मा के सारे सब्जेक्ट के लेक्चर्स इजी पॉइंट वाइज जैसे आपको लिखने होते हैं एग्जाम में। जो आज हमारा टॉपिक है वो है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी के, जितने भी AKTU के प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन। वैसे तो सिर्फ अभी एक ही एग्जाम हुआ है हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी का। जब से PCI के सिलेबस में चेंजेस हुए हैं तब से हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी का सिर्फ एक ही पेपर हुआ है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही 2020 वाला ही पेपर है, जिसके अकॉर्डिंग हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सारे यूनिट 1 से यूनिट 5 तक जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे निकाल के यूनिट वाइज यहाँ पर सेट किए गए हैं। तो अगर आप यहाँ पर सारे क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, आप सारे क्वेश्चंस को देख सकते हैं। आज का जो वीडियो है इसमें आपको यूनिट 1 के जो ये 3 क्वेश्चंस हैं, ये जितने भी क्वेश्चंस आए हैं मैंने उनको 3 क्वेश्चंस में डिवाइड किया हुआ है। तो ये जो 3 क्वेश्चंस हैं हम इनको सॉल्व करेंगे, मतलब इनके आंसर्स को आप कैसे एग्जाम में लिख सकते हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो यूनिट 1 में क्वेश्चन है वो है बायो पेस्टिसाइड का। बायो पेस्टिसाइड पूछा गया था एग्जाम में, पर जो आपके सिलेबस में है वो है पेस्ट एंड पेस्ट मैनेजमेंट इन मेडिसिनल प्लांट, बायो पेस्टिसाइड एंड बायो इंसेक्टिसाइड। तो हम ये पूरे टॉपिक को लेके चलेंगे, हम सिर्फ बायो पेस्टिसाइड्स के बारे में बात नहीं करेंगे, हम ये पूरा टॉपिक लेके चलेंगे जिसमें हम बायो पेस्टिसाइड पे भी आएंगे। पर क्योंकि एक ही पेपर हुआ है इसका तो हम कुछ बोल नहीं सकते एग्जाम में क्या आने वाला है। हो सकता है इस बार एग्जाम में ये पूरा ही क्वेश्चन पूछने के लिए आ जाए, तो हम ये पूरे क्वेश्चन को ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं पेस्ट क्या होते हैं। तो पेस्ट जो होते हैं वो बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फूड या फिर वाटर के लिए ह्यूमन, एनिमल या फिर प्लांट के साथ में compete करते हैं। उसके बाद में ये स्प्रेड करते हैं डिसीज को, किस को, ह्यूमंस को और एनवायरनमेंट को भी हार्म पहुंचाते हैं। एग्जाम्पल अगर पेस्ट के देखें तो इंसेक्ट, वीड्स, बैक्टीरिया और स्पाइडर, ये सारे के सारी चीजें पेस्ट होती हैं। अगर हम सिर्फ प्लांट के बारे में बात करें तो जो प्लांट हमें चाहिए उस प्लांट के अलावा जितनी भी चीजें हैं हम सबको पेस्ट बोलते हैं, चाहे वो इंसेक्ट हों, इंसेक्ट मतलब जो कीड़े वीड़े होते हैं वो हों, चाहे वो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो कोई भी वीड हो। वीड का मतलब होता है प्लांट के अलावा कोई दूसरा प्लांट। जैसे गेहूं का प्लांट होता है, जब हम गेहूं का कल्टीवेशन करते हैं तो गेहूं के जो फील्ड होता है उसके अंदर बथुआ भी आ जाता है, तो बथुआ क्या हुआ, वीड हुआ। अगर हम किसी भी प्लांट का कल्टीवेशन कर रहे हैं उस प्लांट के अलावा जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें पेस्ट ही होते हैं। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, तो पेस्टिसाइड को भी हम 2 टर्म में डिवाइड कर सकते हैं। पेस्ट का मतलब क्या हुआ, कोई भी अनडिजायरेबल ऑर्गेनिज्म, और साइड का मतलब क्या होता है, किल करना। तो कोई भी अनडिजायरेबल ऑर्गेनिज्म को जब हम किल करते हैं उसी को ही हम पेस्टिसाइड बोलते हैं। तो पेस्टिसाइड कोई भी सब्सटेंस या मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस हो सकता है जो डिस्ट्रॉय कर देता है या किल कर देता है पेस्ट को। पेस्टिसाइड जो होता है वो केमिकल होता है जो किल कर देता है पेस्ट को। नेक्स्ट हम आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ पेस्टिसाइड के बारे में बात करेंगे कि आइडियल प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए पेस्टिसाइड की। सबसे पहले ये पोटेंट होना चाहिए लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे, मतलब इसका बहुत छोटा सा पार्ट ही हम लेंगे, बहुत छोटा सा डोज ही लेंगे और उसको भी जब हम वाटर के अंदर ऐड करके उसका सॉल्यूशन बना के स्प्रे कराएंगे प्लांट के ऊपर तो बहुत कम पार्ट ही यूज हो जाना चाहिए पेस्ट को किल करने के लिए। सेकंड है कि ये हार्मफुल नहीं होना चाहिए पेशेंट के लिए, क्योंकि हम इसको किसको दे रहे हैं, प्लांट को दे रहे हैं, तो ये सिर्फ प्लांट के ऊपर जो पेस्ट लगे हुए हैं उनको ही किल करना चाहिए। जो पेशेंट इस प्लांट को एज मेडिसिन खाने वाला है उस पर इसका कोई असर नहीं होना चाहिए। थर्ड है कि इसका कोई रेजिडुअल इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं रेजिडुअल इफेक्ट क्या होता है। जैसे ये प्लांट है, इस प्लांट में अगर आपने कोई भी पेस्टिसाइड लगाया है
तो ये पेस्टिसाइड जब भी प्लांट के ऊपर आप इसका स्प्रे कराओगे तो प्लांट कुछ अमाउंट में इसको अपने अंदर एब्जॉर्ब भी कर लेता है। अभी ये प्लांट के अंदर चला गया, जब भी इस प्लांट का हार्वेस्ट करके इसको कट करके जब भी आप किसी पेशेंट को इसको एज मेडिसिन दोगे तो पेशेंट के अंदर भी चला जाएगा ना। यहाँ पे जो रेजिड्यू बच गया था पेस्टिसाइड का वो पेशेंट के अंदर भी चला जाएगा, तो पेशेंट को हार्म करेगा। इसी को ही हम बोलते हैं रेजिडुअल इफेक्ट। जो पेस्टिसाइड हम प्लांट के ऊपर स्प्रे कर रहे हैं प्लांट के ऊपर से पेस्ट को किल करने के लिए, अगर प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, इसी को ही हम बोलते हैं पेस्टिसाइड रेजिड्यू। तो ये नहीं होना चाहिए। प्लांट के ऊपर अगर हम स्प्रे करा रहे हैं किसी भी पेस्टिसाइड का तो वो उसके ऊपर ही रहना चाहिए, और जब वो पेस्ट को किल कर दे तो वो यहाँ से इवेपोरेट हो जाना चाहिए, प्लांट के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि ये वाटर सॉल्युबल होना चाहिए। नेक्स्ट है कि सॉइल फर्टिलिटी जो होती है उसको इंक्रीज कर देना चाहिए। तो अगर कोई ऐसा पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं हम कि जब भी उसका स्प्रे कराएंगे प्लांट के ऊपर या अगर वो सॉइल के अंदर चला गया और उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करेगा तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। तो अगर सॉइल फर्टिलिटी को भी इंक्रीज कर सकता है कोई पेस्टिसाइड तो हमें उसको यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है कि ये ट्रीट करना चाहिए केवल और केवल कोल्ड ब्लडेड एनिमल को, मतलब कोल्ड ब्लडेड जितने भी एनिमल्स हैं ये सिर्फ उनको ही किल करना चाहिए, क्योंकि जितने भी पेस्ट होते हैं वो सारे के सारे कोल्ड ब्लडेड होते हैं और ह्यूमंस होते हैं वार्म ब्लडेड। तो ह्यूमंस के ऊपर इसका कोई असर नहीं होना चाहिए, सिर्फ कोल्ड ब्लडेड एनिमल को ही किल करना चाहिए। नेक्स्ट है कि ये रेडिली इवेपोरेट हो जाना चाहिए, मतलब जब भी हमने इसको प्लांट के ऊपर स्प्रे कराया तो स्प्रे कराने के बाद जैसे ही ये पेस्ट को किल कर देता है तो ये इवेपोरेट हो जाना चाहिए। और लास्ट है ये इकोनॉमिकल होना चाहिए, तो ये एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए, ये इकोनॉमिकल होना चाहिए, कम पैसों में ही आ जाना चाहिए। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ पेस्ट कंट्रोल के बारे में। तो जो मेथड्स हैं पेस्ट कंट्रोल के उनको बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, दो क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। एक है नेचुरल मेथड और एक है आर्टिफिशियल मेथड। मेथड के अंदर हम नेचुरल वे से ही पेस्ट को किल करते हैं, जैसे टेम्परेचर में अगर कोई चेंजेस आ जाते हैं तभी भी पेस्ट अपने आप ही किल हो जाते हैं। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया है या टेम्परेचर बहुत कम है, इन दोनों ही कंडीशन में पेस्ट ग्रो नहीं कर पाएंगे। सेकंड है रेनफॉल। तो कुछ पेस्ट ऐसे भी होते हैं अगर हाई रेनफॉल होता है तो उससे भी पेस्ट अपने आप किल हो जाते हैं। थर्ड आता है सॉइल। सॉइल के अंदर क्या होता है, सॉइल का कॉम्पोजिशन जो होता है उसके अंदर जो मिनरल कॉम्पोजिशन है वो बहुत मैटर करता है किसी भी पेस्ट के लिए। तो अगर सॉइल का मिनरल कॉम्पोजिशन भी चेंज हो जाएगा उससे भी पेस्ट किल हो सकते हैं। और नेक्स्ट आता है एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। तो अगर ह्यूमिडिटी बहुत इंक्रीज हो गई है तो भी पेस्ट किल हो सकते हैं, और अगर ह्यूमिडिटी बहुत कम है तब तो पेस्ट किल हो जाएंगे, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत मैटर करती है किसी भी पेस्ट को ग्रो करने के लिए, क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट चाहिए किसी भी पेस्ट को ग्रो होने के लिए। अगर मॉइस्चर कंटेंट ही नहीं रहेगा मतलब ह्यूमिडिटी रहेगी ही नहीं तो पेस्ट भी नहीं रहेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे आर्टिफिशियल मेथड्स के बारे में। आर्टिफिशियल मेथड्स को भी 4 सब क्लासेस में फिर से डिवाइड करा गया है। फर्स्ट है मैकेनिकल मेथड, सेकंड है एग्रीकल्चर मेथड, थर्ड है केमिकल मेथड एंड फोर्थ है बायोलॉजिकल मेथड। सबसे पहले मैकेनिकल मेथड के बारे में देख लेते हैं। तो मैकेनिकल मेथड के अंदर हम मैकेनिकली पेस्ट को किल करते हैं। जैसे फर्स्ट आता है इसके अंदर हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग में अपने हाथों से ही पकड़ते हैं इंसेक्ट्स वगैरह को। और सेकंड आता है बर्निंग। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारी एक क्रॉप होती है जिसका हमने हार्वेस्ट कर लिया होता है उसके बाद में हम उस फील्ड में आग लगा देते हैं, जिससे वहां पे जितने भी पेस्ट होते हैं वो सारे के सारे बर्न हो जाते हैं। और थर्ड आता है ट्रैपिंग। तो ट्रैपिंग के अंदर हम नेट लगा देते हैं फील्ड के ऊपर, जिसमें सारे के सारे जो भी इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं वो आके उसमें फंस जाते हैं और फिर हम उनको पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चरल मेथड। एग्रीकल्चरल मेथड के अंदर जो प्लाउइंग मेथड है ये भी बहुत अच्छा मेथड होता है। प्लाउइंग जब भी हम करते हैं, प्लाउइंग का मीनिंग होता है जोतना।
जब भी हम अपने खेत को प्लाउइंग करते हैं उससे क्या होता है, जितने भी वीड्स होते हैं, वीड्स मतलब जो हमारे प्लांट के अलावा और जितने भी प्लांट हो जाते हैं छोटे मोटे खेतों के अंदर, वो उनको वीड्स बोलते हैं। तो ये जो वीड्स होते हैं वो सारे के सारे जो अंदर तक उनके रूट्स फैल चुके होते हैं, वो सारे के सारे रूट्स भी बाहर आ जाते हैं और फिर वो जितने भी वीड्स हैं वो सारे के सारे दोबारा से ग्रो नहीं कर सकते। तो प्लाउइंग जो होता है वो एक अच्छा मेथड होता है पेस्ट कंट्रोल के लिए। और सेकंड होता है क्रॉप रोटेशन। तो क्रॉप रोटेशन में हम क्या करते हैं, एक टाइप का क्रॉप हमने लगाया पहले, फिर इसका जब हार्वेस्टिंग हो गया तो यहाँ पे एक दूसरे टाइप का क्रॉप लगाते हैं, इसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। नेक्स्ट आता है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड के अंदर हम केमिकल्स यूज करते हैं पेस्ट कंट्रोल के लिए। और जो केमिकल मेथड होता है ये सबसे ज्यादा फेमस मेथड है, क्योंकि सबसे ज्यादा इफेक्टिव यही मेथड होता है जो केमिकल मेथड होता है, जिसके अंदर हम केमिकल्स को यूज करते हैं फॉर पेस्ट कंट्रोल, जैसे DDT, BHC, एल्डेरिन एंड एंडरिन। उसके बाद नेक्स्ट आता है बायोलॉजिकल मेथड। जो बायोलॉजिकल मेथड होता है इसमें हम बायोलॉजिकल कोई भी चीज चूज करके उससे पेस्ट कंट्रोल करते हैं। जैसे बायोलॉजिकल कोई भी चीज कैसे हो गई, जैसे इंसेक्ट हार्मोन होता है एंडाइसोन एंड ज़ोबेनाइल, तो हम ये हार्मोन्स को यूज कर लेते हैं पेस्ट कंट्रोल के लिए। और सेकंड होता है इंसेक्ट जो हैं वो अगर उनको बर्ड्स भी ईट कर रही हैं, बर्ड्स खा रही हैं, जैसे खेत होता है उसके अंदर जो छोटे मोटे कीड़े वीड़े होते हैं उनको जो बर्ड्स होते हैं ये आके उनको खा लेते हैं ना, इस वाले मेथड को भी हम क्या बोलेंगे, पेस्ट कंट्रोल मेथड। पेस्ट कंट्रोल के अंदर भी बायोलॉजिकल मेथड। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम बायोपेस्टिसाइड के बारे में, जो 2020 में एग्जाम के अंदर आया था। तो जब भी बायोपेस्टिसाइड भी अगर आता है इस बार पूछने के लिए, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बायोपेस्टिसाइड से ही स्टार्ट नहीं करना है, आप पहले पेस्टिसाइड के बारे में बताना, पेस्टिसाइड क्या होते हैं। उसके बाद में आप बताना आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ पेस्टिसाइड, और तब बायोपेस्टिसाइड पे आना। इसके बाद हम पढ़ते हैं बायोपेस्टिसाइड। तो पेस्टिसाइड हमने पढ़ लिए, कोई भी केमिकल जो पेस्ट को किल कर सके उसी को ही पेस्टिसाइड बोलते हैं। बायोपेस्टिसाइड कोई भी केमिकल जो हमें लिविंग थिंग से ऑब्टेन हो। लिविंग थिंग मतलब या तो प्लांट से ऑब्टेन हो या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन हो। तो कोई भी केमिकल जो हमें प्लांट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन हो रहा है और वो पेस्ट को किल कर सकता है, उसी को ही हम बायोपेस्टिसाइड बोलते हैं। बायोपेस्टिसाइड्स के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बायोपेस्टिसाइड के बेसिकली 4 टाइप्स होते हैं, माइक्रोबियल पेस्टिसाइड, बायोकेमिकल पेस्टिसाइड, प्लांट इनकॉर्पोरेटेड प्रोटेक्टेंट एंड सेमियोकेमिकल्स। ये PIPS यहाँ पे ऐसे बना लेना, इसको कैप्स में कर लेना PIP को। माइक्रोबियल पेस्टिसाइड के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले। तो माइक्रोबियल पेस्टिसाइड का मतलब होता है कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको यूज कर रहे हैं एज पेस्टिसाइड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसको हम यूज कर रहे हैं एज पेस्टिसाइड। और इसका बेस्ट एग्जांपल होता है बेसिलस थ्यूरिजिएंसिस। बेसिलस थ्यूरिजिएंसिस जो होता है ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, और जब भी हम इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्प्रे कराते हैं प्लांट के ऊपर, तो वहां पर जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं वो सारे के सारे इंसेक्ट्स किल हो जाते हैं, सारे के सारे इंसेक्ट्स किल हो जाते हैं इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। तो इसको हम बोलते हैं माइक्रोबियल पेस्टिसाइड। नेक्स्ट देखेंगे बायोकेमिकल पेस्टिसाइड। बायोकेमिकल पेस्टिसाइड का मतलब क्या हुआ, केमिकल का मतलब केमिकल और बायो का मतलब लिविंग थिंग। तो बायोकेमिकल का मतलब हुआ कोई भी केमिकल जो प्लांट के अंदर सिंथेसाइज हो रहा है, अगर हम उसको एज पेस्टिसाइड यूज करते हैं तो वो बायोकेमिकल पेस्टिसाइड कैटेगरी के अंदर आता है। इसके अंदर सारे के सारे प्लांट आएंगे जिनको हम एज बायोपेस्टिसाइड यूज कर सकते हैं, जैसे नीम और टोबैको के अंदर होता है एक बहुत अच्छा केमिकल निकोटीन, जिसको यूज करते हैं एज बायोपेस्टिसाइड। थर्ड आता है प्लांट इनकॉर्पोरेटेड प्रोटेक्टेंट। तो इसमें क्या करते हैं, प्लांट के अंदर इनकॉर्पोरेट कर देते हैं प्रोटेक्टेंट। प्रोटेक्टेंट मतलब पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड को प्लांट के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया, उसी को ही हम बोलते हैं प्लांट इनकॉर्पोरेटेड प्रोटेक्टेंट। अब ये करते कैसे हैं, जैसे प्लांट है उसके सेल के अंदर DNA है,
इस डीएनए के अंदर हम एक जीन ऐड कर देते हैं और ये जो जीन है ये क्या है, ये जीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है बेसिलस थ्यूरीजिएंसिस। जब भी यहाँ पर थ्यूरीजिएंसिस, बेसिलस थ्यूरीजिएंसिस, जब भी ये प्लांट ग्रो करेगा तो ये जो जीन हमने यहाँ पर इनकॉर्पोरेट कराया था प्लांट सेल के अंदर, ये जीन बनाएगा बेसिलस थ्यूरीजिएंसिस। तो बेसिकली प्लांट के अंदर बेसिलस थ्यूरीजिएंसिस अपने आप ही बन जाएगा जो यूज होगा एज बायोपेस्टिसाइड। नेक्स्ट आता है सेमियोकेमिकल। सेमियोकेमिकल्स क्या होते हैं? सेमियोकेमिकल्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी इंसेक्ट से सिक्रीट होते हैं या रिलीज होते हैं, और जब ये सिक्रीट होते हैं तो क्योंकि ये एक ऐसा केमिकल होते हैं जिसमें ओडर भी होती है, तो उस ओडर की वजह से उस स्पीशीज के जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं वो सारे के सारे एक पास आके इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे ये एक इंसेक्ट है, इसने यहाँ से एक सेमियोकेमिकल रिलीज करा तो आसपास जितने भी इंसेक्ट होंगे ये सारे के सारे इंसेक्ट यहीं पर ही आ जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, और जब ये एक पास आ जाते हैं तो हम इन सबको एक साथ पकड़ लेते हैं। ये मेथड होता है सेमियोकेमिकल मेथड। नेक्स्ट पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ बायोपेस्टिसाइड। तो बायोपेस्टिसाइड जो होते हैं वो रिलेटिवली चीपर होते हैं, मतलब जो केमिकल पेस्टिसाइड होते हैं उनसे थोड़े कम प्राइस पे आते हैं, और ये कभी भी रेजिस्टेंट डेवलप नहीं करते हैं, तो ये एक अच्छी बात होती है। ये पॉल्यूशन नहीं कॉज करते हैं, एनवायरनमेंट को कोई हार्म नहीं पहुंचाते हैं। ये नॉन टारगेटेड स्पीशीज के लिए फ्रेंडली होते हैं, मतलब हमने जिस प्लांट के लिए हमने ये पेस्टिसाइड यूज करा है सिर्फ उस प्लांट को ही हार्म करेगा, बाकी इस प्लांट के आसपास और जो इम्पोर्टेंट प्लांट्स होंगे उनको ये कोई हार्म नहीं करता है। और लास्ट है कि इसका कोई रेजिडुअल इफेक्ट नहीं होता है, तो ये प्लांट के अंदर जब भी इसका स्प्रे कराते हैं तो ये प्लांट के अंदर नहीं जाता, ये इवेपोरेट हो जाता है, तो इसका कोई भी रेजिडुअल इफेक्ट नहीं होता है। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं बायोपेस्टिसाइड के? तो ये जो इसका किलिंग रेट होता है वो बहुत स्लो होता है। जो केमिकल पेस्टिसाइड होते हैं वो बहुत जल्दी किल कर देते हैं पेस्ट को, पर ये थोड़ा टाइम लगाता है पेस्ट को किल करने के लिए। जो इसका मेकिंग प्रोसेस होता है वो टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत टाइम लगता है उसको बनाने के लिए। और लास्ट है कि इजीली अवेलेबल नहीं है। अब हम पढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट का ही। ये थर्ड पार्ट है यूनिट फर्स्ट का, और ये जो आईएसएम है, आईएसएम मतलब इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, और इसके बाद में एक और टॉपिक होता है आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन। ये दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जब भी एग्जाम होगा तो इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा, और आईएसएम में से तो एक आएगा ही आएगा। आईएसएम के और 4 पार्ट होते हैं, वैसे तो 6 पार्ट होते हैं, पर अगर हम देखें तो 4 ही पार्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो चारों पार्ट में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, और मुझे लगता है कि आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन में से भी एक जरूर आएगा। अदरवाइज ये दोनों में से एक क्वेश्चन तो 100% आएगा ही आएगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं आईएसएम क्या होता है। तो आईएसएम का फुल फॉर्म होता है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे जैसे हमें नाम से ही समझ आ रहा है, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन मतलब जो इंडिया के सिस्टम्स हों ट्रीट करने के लिए डिसीज को, वो सारे के सारे मेडिसिन के सिस्टम को हम इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन बोलते हैं। अगर इनका डेफिनेशन हम देखें तो वो सारे के सारे सिस्टम जिनकी इंडिया के अंदर ही ओरिजिन हुई हो। एक तो ये पॉइंट है कि वो इंडिया के अंदर ही उनकी ओरिजिन हुई हो, इंडिया के अंदर ही वो डेवलप हुए हों। सेकंड होता है कि अगर इंडिया के अंदर ओरिजिन नहीं भी हुई है तो वो काफी लंबे समय से इंडिया के अंदर ही प्रैक्टिस करे जा रहे हैं, इसीलिए इंडिया के कल्चर में ही एसिमिलेट हो गए हैं। तो ये 2 टर्म आपको याद रखने हैं बस, कि या तो इंडिया के अंदर उनकी ओरिजिन हुई हो और या तो इंडिया के कल्चर के अंदर ही एसिमिलेट हो गए हों, क्योंकि बहुत लंबे समय से वो इंडिया के अंदर ही प्रैक्टिस करे जा रहे हैं। आईएसएम जो है वो इंडिया के अंदर स्टैब्लिश हुआ था 1995 में,
और इसका क्या मीनिंग होता है, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। फिर 2003 में WHO ने इसका नाम ISM से चेंज करके आयुष रख दिया। अब ये जो आयुष है इसका मीनिंग क्या होता है, तो A का मतलब है आयुर्वेदा, Y का मतलब है योगा, U का मतलब है यूनानी, S का मतलब है सिद्धा एंड H का मतलब है होम्योपैथी। तो इसके अंदर ये 5 टाइप्स आ जाते हैं। इसके बाद में एक और होता है नेचुरोपैथी, पर वो आयुष में नेचुरोपैथी पर वो आयुष में इंक्लूडेड नहीं है, पर नेचुरोपैथी भी ISM के अंदर ही आता है, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर ही आता है। सबसे पहले हम देखेंगे आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में। तो आयुर्वेदिक का मीनिंग क्या होता है, बेसिकली आयुर का मीनिंग होता है लाइफ और वेदा का मीनिंग होता है साइंस। तो आयुर्वेदिक का मीनिंग क्या हुआ, साइंस ऑफ लाइफ। आयुर्वेदा जो होता है वो अथर्ववेद का सब पार्ट है। अब आप ये सोचोगे अथर्ववेद क्या है, तो जो आर्यंस थे उन्होंने 4 बुक्स लिखी थी, या हम बोल सकते हैं 4 वेद लिखे थे। वो 4 वेद कौन कौन से थे, एक था यजुर्वेद, एक था ऋग्वेद, एक था सामवेद और एक था अथर्ववेद। अथर्ववेद, ये जो अथर्ववेद था इसी का ही सब पार्ट है आयुर्वेद। इसका मीनिंग क्या हुआ, जो अथर्ववेद है उसकी बहुत सारी बुक्स हैं और उन बुक्स में से ही एक बुक का नाम है आयुर्वेद। तो आयुर्वेद जो है ये सारी की सारी बुक्स लिखी किसने थी, ये सारी की सारी बुक्स लिखी थी आर्यंस ने। तो हम क्या समझेंगे कि फादर ऑफ आयुर्वेदा कौन हो गए, आर्यंस हो गए। और फादर्स जितने भी हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के हों, चाहे वो होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के हों, चाहे वो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के हों, किसी भी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के हों, फादर आर वेरी इंपॉर्टेंट। फादर्स आपको सबके याद रखने हैं। नेक्स्ट देखेंगे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं जितने भी सिस्टम्स हैं आपके सिलेबस में उनके सिर्फ प्रिंसिपल के बारे में पूछा गया है, और यहाँ पर मैंने सिर्फ प्रिंसिपल ही इंक्लूड करा है, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट नहीं इंक्लूड करा है, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाता फिर पढ़ने के लिए दिक्कत होगी। एग्जाम में सिर्फ प्रिंसिपल ही पूछने के लिए आएगा, तो आपको प्रिंसिपल ही सिर्फ अच्छे से पढ़ना है। अब जब भी आप किसी भी प्रिंसिपल के बारे में पढ़ोगे तो मैंने ऐसे फ्लो डायग्राम बनाया है ताकि आपको थोड़ा इजी हो जाए याद करने के लिए। जब भी आप आयुर्वेदा के प्रिंसिपल के बारे में लिखोगे तो सबसे पहले लिखोगे पंचमहाभूता थ्योरी के बारे में, उसके बाद में लिखोगे कि ये जो पंचमहाभूता हैं इनसे ही मिलकर त्रिदोषा, धातुज और मलाज बने हैं। ये तीनों क्या हैं, ये तीनों बॉडी के ही कंपोनेंट हैं और ये पंच महाभूता से ही मिलकर बने हैं। इसके बाद आप एक एक करके इन सब के बारे में डिस्कस करोगे कि त्रिदोष क्या होते हैं, धातुज क्या होती हैं और मल क्या होते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पर, ये तो मैं बता रही थी आपको कि एग्जाम के अंदर कैसे लिखना है। पंच महाभूता थ्योरी, तो पंच महाभूता थ्योरी क्या होती है, आर्यंस जो थे उन्होंने ये बोला था कि जो पूरा यूनिवर्स है वो 5 बेसिक एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, और ये जो 5 एलिमेंट हैं इनको ही पंच महाभूता बोलते हैं। अब ये जो 5 एलिमेंट हैं या जो पंच महाभूता हैं वो कौन कौन से हैं, ये आपने बचपन से पढ़ा होगा, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। ये 5 बेसिक एलिमेंट हैं और इन्हीं से ही मिलकर पूरा यूनिवर्स बना हुआ है। और ये जो पंच महाभूता हैं यही हमारी बॉडी के अंदर, जो ह्यूमंस हैं उनकी बॉडी के अंदर 3 चीजें बनाते हैं। कौन कौन सी हैं वो 3 चीजें, दोषाज, धातुज एंड मलाज। ये यहाँ पर जो मैं बता रही थी ये। अब आपको एक एक करके इन तीनों के बारे में ही डिस्कस करना है। जब भी प्रिंसिपल आता है आयुर्वेदा का, सबसे पहले पंच महाभूता थ्योरी के बारे में ही लिखना, उसके बाद में ये तीनों थ्योरीज के बारे में लिखना है। अब फर्स्ट पढ़ेंगे हम त्रिदोषा थ्योरी। त्रिदोषा थ्योरी का नाम इसी से ही समझ आ रहा होगा, त्रि मतलब 3 और दोषास मतलब दोषा। तो त्रिदोषा थ्योरी जो है उसके अंदर 3 दोष के बारे में बताया गया है। ये तीनों दोष हमारी बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, और ये दोष कौन कौन से होते हैं, एक होता है वाता, एक होता है पित्त
और एक होता है कफ। इसको हम ऐसे भी पढ़ते हैं वात पित्त कफ, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। जो वात होता है वो कॉम्बिनेशन होता है स्पेस का और एयर का। अगर हम इसका देखें और अगर आप लिखना चाहो इसके अंदर, तो होता क्या है एक्चुअल में कि ये जितने भी 3 दोष हैं ये डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के पार्ट में इनका डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन होता है। कोई एक दोष किसी एक ऑर्गन में ज्यादा होगा और दूसरा दोष किसी दूसरे ऑर्गन में ज्यादा होगा। जैसे जो वात होता है ये कहाँ पर सबसे ज्यादा होता है, ये इंटेस्टाइन के अंदर सबसे ज्यादा होता है। फिर नेक्स्ट आता है पित्त। पित्त किस किस का कॉम्बिनेशन होता है, तो ये लिक्विड और फायर का कॉम्बिनेशन होता है। और अगर हम बात करें ये सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो ये सबसे ज्यादा होता है स्टमक के अंदर। और बेसिकली पित्त हम बोलते हैं जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में सिक्रीट होता है उसको हम बोलते हैं पित्त, जो एसिड सिक्रीट होता है, तो एसिड स्टमक में होता है। नेक्स्ट आता है कफ। कफ जो होता है वो मिक्सचर होता है सॉलिड का और लिक्विड का, और ये सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो ये सबसे ज्यादा होता है चेस्ट के अंदर, और वो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। अब नेक्स्ट देखेंगे कि कुछ एरियाज होते हैं बॉडी के जहां पर ये दोषास प्रीडोमिनेट करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बता रही थी, कफ जो होता है वो सबसे ज्यादा चेस्ट के अंदर होता है, जो पित्त होता है वो सबसे ज्यादा डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के अंदर होता है, वो भी स्टमक के अंदर, और जो वात होता है वो सबसे ज्यादा होता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे धातुस के बारे में। धातुस जो होती हैं वो 7 होती हैं नंबर में। अगर आप पढ़ोगे तो आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, जो दोषा होते हैं वो 3 होते हैं नंबर में, जो मल होते हैं वो भी 3 होते हैं नंबर में, और जो धातुस होती हैं वो 7 होती हैं नंबर में। हमने 3 ही पढ़े थे ना, दोष धातु मल, तो दोष और मल दोनों ही 3-3 होते हैं, और धातु जो होती हैं वो 7 होती हैं। अब ये धातु 7 कौन कौन सी होती हैं, आप इसको इसी फ्लो में ही पढ़ना जिस फ्लो में लिखा हुआ है। 2 पहले आर वाले, फिर 2 एम वाले, और फिर ये लास्ट वाले तो याद हो ही जाते हैं, जैसे रस, रक्त, मनसा, मेदा, अस्थि, मज्जा, शुक्र। इसी फ्लो में ही याद रखना, रस, रक्त, मनसा, मेदा, अस्थि, मज्जा, शुक्र। रस जो होता है वो क्या होता है, बॉडी फ्लूइड। रक्त का मतलब पता ही होगा, रक्त मतलब ब्लड। मनसा मतलब मस्कुलर टिश्यूज, और मैदा मतलब एडिपोज टिश्यूज। अब आप मैदा का एडिपोज टिश्यू कैसे याद रखोगे, मैदा का कलर भी तो व्हाइट होता है और एडिपोज टिश्यूज का कलर भी व्हाइट होता है, तो इस तरीके से आप इसको याद रख लेना। अस्थि का मतलब सबको पता होता है, बोन्स को बोलते हैं अस्थि, तो बोन टिश्यूज हो गई अस्थि। मज्जा का मतलब होता है नर्वस टिश्यूज, और शुक्र का मतलब होता है, शुक्र मतलब शुक्राणु। जो भी यूपी बोर्ड वाले होंगे उनको पता होगा, शुक्राणु का मतलब होता है स्पर्म। स्पर्म मतलब जेनरेटिव टिश्यूज, तो जेनरेटिव टिश्यूज जो होते हैं उनको बोलते हैं शुक्र। नेक्स्ट पढ़ेंगे मलाज के बारे में। तो मलाज मतलब मल, ये मलाज बोल रही हूँ मैं, तो मलाज नहीं होता, मल होता है, ये मल पर एस लग रहा है तो इसलिए हम मलाज बोल देते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे मल के बारे में। मल जो होते हैं वो बेसिकली बाई प्रोडक्ट होते हैं धातुस के, जो 7 धातुस होती हैं उन्हीं के ही बाई प्रोडक्ट होते हैं। अब होता क्या है, जैसे ये हमारी बॉडी है और हमने कुछ खाया, और ये समझो ये ब्लड वाला पार्ट है, जैसे ही हमने खाया कुछ, ये हमारे इंटेस्टाइन के अंदर गया, तो जितनी भी चीज एब्जॉर्ब हो जाती हैं ब्लड के अंदर, इन एब्जॉर्ब्ड चीजों को हम बोलते हैं प्रसाद, क्योंकि ये बॉडी ने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली, बॉडी को लगा ये अच्छी चीजें हैं, तो जितने भी न्यूट्रिशंस बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं उनको बोलते हैं प्रसाद। और जितनी भी चीजें बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होती वो एज इट इज बॉडी से बाहर निकल जाती हैं, उनको बोलते हैं मल। जो चीफ मल हैं, जो मेन मल हैं, वो 3 होते हैं नंबर में, मूत्र, शाकृत और स्वेदा। मूत्र का मतलब होता है यूरिन, शाकृत का मतलब होता है फीसिस, और स्वेदा का मतलब होता है पर्सपिरेशन। जो दोषास, धातुस और मलाज होते हैं वो एक इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। ये जितने भी सिस्टम्स पढ़ोगे आप, उनके अंदर जो प्रिंसिपल होते हैं, हर किसी प्रिंसिपल के अंदर कोई कंपोनेंट होंगे, तो वो कंपोनेंट हमेशा, किसी भी सिस्टम के बारे में बात करें हम, हर सिस्टम के अंदर वो कंपोनेंट एक इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। जैसे ही इक्विलिब्रियम बिगड़ेगा तभी ही डिसीज होगी। अगर कोई भी चीज कम हो गई या ज्यादा हो गई तभी डिसीज होगी।
और जब भी हम उस डिसीज को ठीक करना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, जो इक्विलिब्रियम बिगड़ा हुआ है उसी को ही ठीक करना है। जैसे अगर मैं एग्जांपल के लिए बताऊं तो हमने दोषा के अंदर 3 दोष पढ़े थे, वात पित्त कफ, वात पित्त और कफ। अब अगर किसी पर्सन का पित्त इंक्रीज हो गया है, मतलब उसको एसिडिटी इंक्रीज हो गई है, तो ये इसका इक्विलिब्रियम बिगड़ गया ना। हमें क्या करना है, जो इक्विलिब्रियम बिगड़ा है हमें उसको सेट करना है, बिगड़े हुए इक्विलिब्रियम को ठीक करना है। तो हमें क्या करना होगा, इसका पित्त को थोड़ा सा डिक्रीज कर देंगे, जिसकी वजह से जो इक्विलिब्रियम बिगड़ गया था वो ठीक हो जाएगा। तो हम यही करते हैं हर एक सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट पढ़ेंगे सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में। सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है, ये भी आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा। सिद्धा का मतलब होता है अचीवमेंट। अब जो सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, इसके फादर कौन है, तो आप यहीं से ही समझ सकते हैं, बस इसमें RS और लगा दीजिए। सिद्धा में वही इसके फादर होते हैं, इसके फादर होते हैं सिद्धार्थ। अगर आयुर्वेदिक के फादर भी याद करने हैं तो भी ऐसे हो जाएंगे, आयुर्वेदिक और आयुर मतलब आर्यन, ऐसे। इसके बाद पढ़ेंगे जो सिद्धार्थ थे, जो इसके फादर हैं, वो सेंटली पर्सनैलिटी थे जिन्होंने नॉलेज गेन करी थी मेडिसिन के बारे में। कैसे, भक्ति और योगा के थ्रू। इसीलिए जो फादर ऑफ सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन है वो सिद्धार्थ हैं। ये जो सिद्धा थे, ये बोलते हैं कि लॉर्ड शिव जो थे वो नॉलेज दे रहे थे पार्वती को मेडिसिन के बारे में, जो सिद्धार्थ के लिए पास हो गई। के बारे में पढ़ते हैं। जो आयुर्वेदिक और सिद्धा का प्रिंसिपल होता है वो एकदम सेम है, एकदम सेम है। बस डिफरेंस किस चीज में है, इनकी जो लैंग्वेज है उसमें डिफरेंस है। क्योंकि अगर हम देखेंगे ना, इंडिया का अगर ऐसे टूटा फूटा सा भी मैप बना लेते हैं, सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, ये यहाँ के लोगों ने बनाया था, यहाँ के लोगों ने। तो यहाँ की लैंग्वेज आपने देखी होगी, जो तमिल वमिल कन्नड़ वन्नड़ जो लैंग्वेज होती हैं, ये उस लैंग्वेज वाले लोगों ने ही बनाया था। जो सिद्धार्थ थे वो यहीं पर ही रहते थे, तो इसीलिए सिर्फ इसकी लैंग्वेज में डिफरेंस है, बाकी पूरा का पूरा सेम है। जो सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन है वो सेम आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन की तरह है। तो आपको यहाँ पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। अब हम देखेंगे पंच महाभूता थ्योरी, तो हमने वहां पर भी पढ़ी थी, आयुर्वेदा के अंदर भी पढ़ी थी, पर आयुर्वेदा के अंदर इसको बोलते थे पंच महाभूता थ्योरी और सिद्धा के अंदर इसको बोलते हैं पंच महाभूतम थ्योरी। पंच महाभूतम थ्योरी के अंदर क्या लिखोगे, वही 5 चीजें लिखनी है, बस उनका लैंग्वेज डिफरेंट होगा। यही तीनों पढ़ते थे हम, त्रिदोषा थ्योरी, धातुज और मलास। तो वहां पर पढ़ते थे त्रिदोषा थ्योरी, यहाँ पर पढ़ेंगे त्रिदोषम थ्योरी। बाकी सारी चीजें सेम ही हैं। वहां पर वात पित्त कफ होते थे, यहाँ पर वातम पित्तम कफम होगा, कफम नहीं सॉरी करपम। वहां पर हम पढ़ते थे रस रक्त मनसा मेधा अस्थि मज्जा शुक्र। यहाँ पर रस के लिए तो रस ही पढ़ते हैं, बाकी रक्त के लिए कुरुदी पढ़ते हैं, मनसा के लिए तसाई पढ़ते हैं, मेधा के लिए कोजुप्पू पढ़ते हैं, और अस्थि के लिए इलुम्बू पढ़ते हैं, मज्जा के लिए मज्जाई पढ़ते हैं, शुक्र के लिए शुकिलाम पढ़ते हैं। ये तीनों तो सेम ही है, रस का रस ही है, मज्जा का मज्जाई है, शुकिलाम का शुक्र का शुकिलाम है। तो आपको ये बस याद रखने हैं, 4 और याद करने हैं यहाँ पर। अगर आपको आयुर्वेदिक याद है तो आपको सिद्धा भी याद हो जाएगा इजीली, क्योंकि वही है पूरा का पूरा। अगर मलाज देखेंगे तो मल भी वही है, श्वेत शाकृत, और मूत्र वहां पर मूत्र बोलते थे, यहाँ पर मूत्रम बोलेंगे बस। अब पंच महाभूत थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं, तो उसी की तरह ये जैसे आयुर्वेद में था कि पूरा यूनिवर्स 5 बेसिक एलिमेंट से बना हुआ है, और वो 5 बेसिक एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो मुन, नीर, थी, वायु और आकाशम। ये है। अब यहाँ पे वायु को वायु वहां पर बोलते थे, आकाश को यहाँ पर आकाशम बोलेंगे, और फायर को वहां पर तेज बोलते थे, यहाँ पर थी बोलेंगे, वाटर को वहां पे जल बोलते थे, यहाँ पर नीर बोलेंगे, सॉलिड को वहां पर अर्थ बोलते थे, यहाँ पर मुन्न बोलेंगे। तो ये बस आपको ऐसे, अगर आपको इवन एग्जाम के अंदर अगर आपको ये भी नहीं याद आते हैं, ये वैसे तो मैं बोलूंगी कि आप याद कर ही लेना, लेकिन अगर आपको ये नहीं भी याद आते, आप ये भी लिख के आओगे ना, सॉलिड, वाटर, फायर, गैस और स्पेस, ये भी लिख के आओगे तो भी चलेगा। पर अगर आपको ये याद हो जाते तो वेल एंड गुड,
ये जो पंच महाभूत हैं इन्हीं से ही मिलकर बॉडी के अंदर 3 चीजें बनी हैं, त्रिदोषम, धातुस एंड मलास। फिर हम अगर ये त्रिदोषम के बारे में बात करेंगे तो त्रिदोषम जो होते हैं वो 3 होते हैं नंबर में, इसीलिए हम इनको त्रिदोष बोलते हैं। और कौन कौन से होते हैं ये? वातम, पित्तम और करपम। जो ये जो 5 एलिमेंट हैं ऊपर वाले, इन्हीं 5 एलिमेंट से मिलकर ही बने हैं ये त्रिदोषम। नेक्स्ट देखेंगे वातम, पित्तम, करपम के बारे में पढ़ेंगे तो वैसे ही है ये जैसे आयुर्वेदा के अंदर था। जैसे जो वातम होता है वो आकाश और वायु का कॉम्बिनेशन होता है, जो पित्तम होता है वो थी और नीर का कॉम्बिनेशन होता है, और जो करपम होता है वो मुन और नीर का कॉम्बिनेशन होता है। फिर ये कंट्रोल क्या क्या करते हैं तो वो आप यहाँ से एक बार पढ़ सकते हैं। जब इक्विलिब्रियम एडिक्वेट होता है, मतलब इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है, तो हेल्थ भी मेंटेन रहती है। और जब ये इक्विलिब्रियम बिगड़ता है तो डिसीज हो जाती है। जब भी हम इस डिसीज को ठीक करेंगे तो हमें क्या करना है? ये जो अपसेट हुआ इक्विलिब्रियम है, हमें इसी को ही सेट करना है। जैसे ही हम इक्विलिब्रियम को सेट कर देंगे तो डिसीज भी ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे 7 धातुस के बारे में। तो ये 7 धातुस याद कर लेना, हो जाएंगे याद। रस, रक्त, मनसा, मेधा, अस्थि, मज्जा, शुक्र थे आयुर्वेद के अंदर। तो यहाँ पर रस, मज्जाई और शुक्लाम, ये तीनों तो सेम ही है उसकी तरह ही। आपको ये 4 याद करने हैं तो हो जाएंगे याद। नेक्स्ट देखेंगे मलास के बारे में। जो मल होते हैं वो बाई प्रोडक्ट होते हैं धातुस का, जैसे हम आयुर्वेदा में पढ़ रहे थे। और ये 3 होते हैं नंबर में। कौन कौन से होते हैं? मूत्र, शाकृत और श्वेद। जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है अपने अंदर जिन मैटर्स को, उनको बोलते हैं प्रसाद। और जिनको हमारी बॉडी अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करती है, जिनको एक्सक्रीट कर देती है बॉडी से, उनको हम बोलते हैं मलास। नेक्स्ट पढ़ेंगे होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में। होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है इसके 7 से 8 मेन प्रिंसिपल्स हैं। वो 7-8 प्रिंसिपल सारे ही बहुत इजी हैं, तो आपको सिर्फ उन 7 से 8 प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ना है। होम्योपैथिक सिस्टम जो है वो नया सिस्टम है। अगर हम और सारे सिस्टम्स की बात करें, जैसे आयुर्वेदा, सिद्धा या यूनानी है, वो बहुत पुराने सिस्टम्स हैं, जबकि होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है वो थोड़ा नया सिस्टम है। जो होम्योपैथी है वो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन से 2 ग्रीक वर्ड हैं? होमियोस जिसका मतलब होता है सिमिलर, और पैथोस जिसका मतलब होता है सफरिंग। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि एक कोई ड्रग है, अगर ये किसी हेल्दी पर्सन में डिसीज कॉज कर रही है, तो वही सेम डिसीज अगर किसी पर्सन को है तो ये उस डिसीज को ट्रीट भी करेगी। मतलब सेम ड्रग है, यही डिसीज भी करती है और यही उस डिसीज को ठीक भी करती है, ये मतलब होता है इसका। जो होम्योपैथी के फादर हैं वो हैं डॉक्टर सैमुअल क्रिश्चियन फ्रेडरिक हैनमैन। अगर आपको पूरा नाम नहीं भी याद होता है तो सैमुअल हैनमैन भी चलेगा, ये 2 नाम तो आपको याद रखने ही हैं। ये जो होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है ये नेचुरल लॉ ऑफ हीलिंग पर बेस्ड है। और ये जो टर्म है इसका सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, ये बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि पूरा सिस्टम इसी टर्म पर ही बेस्ड है, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर। तो ये बहुत अच्छे से याद करना है। और इसका मीनिंग क्या होता है? लाइक्स आर क्योर्ड बाय लाइक्स। और बेसिकली इसका मीनिंग यही हुआ कि जो ड्रग डिसीज कॉज करती है वही सेम ड्रग उस डिसीज को ठीक भी कर सकती है। इसके प्रिंसिपल्स देखेंगे तो ये 8 प्रिंसिपल हैं इसके, और ये 8 प्रिंसिपल को एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे लॉ ऑफ सिमिलिया के बारे में। तो लॉ ऑफ सिमिलिया जो हम अभी बात कर रहे थे, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, मतलब लाइक्स आर क्योर्ड बाय लाइक्स। इसका हम मतलब समझेंगे क्या होता है। तो ये एक ड्रग है। अब ये ड्रग जो है जब भी हम इसको किसी हेल्दी पर्सन को देते हैं तो ये इस हेल्दी पर्सन को मलेरिया कर देता है। अब अगर यही सेम ड्रग हम किसी मलेरिया वाले पर्सन को देंगे, जिस पर्सन को मलेरिया हुआ है, तो ये मलेरिया ट्रीट हो जाएगा, ये मलेरिया ठीक हो जाएगा इस पर्सन को। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक ड्रग जो किसी हेल्दी पर्सन को डिसीज कॉज कर सकता है, वही ड्रग उस डिसीज को ट्रीट भी कर सकता है।
ये मतलब होता है इसका। जैसे अगर सेकंड एग्जांपल की बात करें तो जैसे ये वाला एग्जांपल किसका हो गया, सिनकोना का। ये ड्रग जो था अगर ये सिनकोना था तो। सेकंड एग्जांपल की अगर हम बात करें तो जैसे ऑनियन होता है, ऑनियन को अगर कोई हेल्दी पर्सन खाएगा तो उसको कोल्ड हो जाएगा। तो ये ऑनियन किसके ट्रीटमेंट में यूज होगा, कोल्ड के ट्रीटमेंट में। अगर किसी पर्सन को कोल्ड हुआ है तो उसके कोल्ड को ये ट्रीट कर देगा। तो ये मतलब होता है सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर का। अब सेकंड पढ़ेंगे लॉ ऑफ सिंप्लेक्स। ये जो होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है इसके अकॉर्डिंग ये बोला जाता है कि एक बार में सिर्फ एक ही ड्रग देना है। आयुर्वेदा की तरह नहीं है कि एक बार में 10 ड्रग लो और उनका पाउडर बना लो, सबको मिक्स करो और दे डालो। ऐसे नहीं होता। यहाँ पर होम्योपैथी में ये बोला जाता है कि एक बार में हमें सिर्फ एक ही ड्रग देना है। थर्ड जो लॉ आता है वो आता है लॉ ऑफ मिनिमम का। तो जो होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन वाले हैं ये बोलते हैं कि जितना कम ड्रग देंगे वो उतना ही इफेक्टिव होगा। अब कैसे होगा, तो ये जैसे ड्रग है तो इसका जब भी डाइल्यूशन करना होता है, ये सपोज करो 1 ग्राम ड्रग है, हमने इसको 10 ml वाटर के अंदर ऐड कर दिया। अब क्या करेंगे, ये जो 10 ml वाटर के अंदर ऐड करा था सॉल्यूशन, इसमें से 1 ml लेंगे और उसमें 10 ml वाटर फिर से ऐड कर देंगे। फिर से ऐड कर दिया। अब जब हम इसको ऐड करेंगे दोनों को तो हम इसको ट्राइचुरेशन के थ्रू इसको मिक्स करते हैं। तो जब हम ट्राइचुरेशन करते हैं ना, ऐसे घुमाते रहते हैं तो इसके थ्रू ना एनर्जी जाती है इसके अंदर और वो एनर्जी ही यूज होती है डिसीज को ठीक करने के लिए। तो इसीलिए ये बोलते हैं कि मिनिमम से मिनिमम ड्रग की रिक्वायरमेंट होती है कोई भी डिसीज को ट्रीट करने के लिए। एलोपैथी की तरह नहीं है कि पैरासीटामोल का 200 mg ही लेना पड़ेगा, अगर 200 mg से नीचे लोगे तो फीवर ठीक नहीं होगा, उसकी तरह नहीं है ये बोलते हैं कम से कम ड्रग लो तो वो सब ज्यादा इफेक्टिव होगी। क्योंकि ये मानते हैं कि ड्रग जो होती है वो सिर्फ बॉडी में रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जरूरी होती है, बाकी डिसीज को ठीक करती है एनर्जी जो हमने यहाँ पर पुट करी है इसको ट्राइचुरेट करके। नेक्स्ट पढ़ेंगे ड्रग प्रूविंग के बारे में। तो ड्रग प्रूविंग का मतलब क्या होता है, जैसे जब भी हमें कोई नई ड्रग मिलती है और हमें देखना होता है कि ये ड्रग किस डिसीज को ठीक कर सकती है, तो होम्योपैथी के अंदर हम क्या करते हैं, ये ड्रग लेंगे और इसको किसी भी हेल्दी पर्सन को देंगे। इस हेल्दी पर्सन को जो भी डिसीज होगी, जैसे सपोज करो जैसे ही हमने इस ड्रग को किसी हेल्दी पर्सन को दिया तो इसको फीवर हो गया, तो हमें क्या करना है, हमारा ये प्रूव हो गया कि अगर हम किसी फीवर हुए पर्सन को ये वाला ड्रग देंगे तो उसका फीवर ट्रीट हो जाएगा। इसको ही बोलते हैं ड्रग प्रूविंग। नेक्स्ट पढ़ेंगे ड्रग डायनामाइजेशन या फिर ड्रग पोटेंशिएशन। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रही थी कि जो ड्रग होता है उसके डाइल्यूशंस करते रहते हैं और डाइल्यूशन करने के लिए जो भी सॉल्वेंट हम ऐड करते हैं तो हम कैसे करेंगे, उसको मिक्स कर करके, उसको ट्राइचुरेट कर करके या उसका सक्सेशन कर करके ऐसे हम उसको मिक्स करते हैं और इसके अंदर फिर एनर्जी जाती है। तो वो एनर्जी जो जाती है उसी को ही क्या बोलते हैं, पोटेंशिएशन बोलते हैं। तो पोटेंशिएशन जो है उसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं, ट्राइचुरेशन के थ्रू अगर इनसॉल्युबल सब्सटेंस है तो, और सक्सेशन के थ्रू अगर सॉल्युबल सब्सटेंस है तो। नेक्स्ट पढ़ेंगे इंडिविजुअलाइजेशन। होम्योपैथी वाले ये बोलते हैं कि दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सब डिफरेंट हैं, कोई भी 2 पर्सन एक जैसे नहीं हैं दुनिया में, सब डिफरेंट हैं। तो सबके अंदर जो ड्रग काम करती है वो भी डिफरेंट तरीके से काम करेगी। इंडिविजुअलाइजेशन का बेसिक मीनिंग क्या है होम्योपैथी के अंदर, जैसे ये एक ड्रग है, अगर ये एक पर्सन को मलेरिया कॉज कर रही है तो ये उस सेम पर्सन के ही मलेरिया को ठीक कर सकती है। जरूरी नहीं है कि ये दूसरे पर्सन के मलेरिया को भी ठीक कर दे, कर भी सकती है पर जरूरी नहीं है कि ये उस दूसरे पर्सन के भी मलेरिया को ट्रीट कर दे। तो इंडिविजुअलाइजेशन का मतलब ये होता है कोई भी ड्रग जिस पर्सन के अंदर सिम्टम्स को डेवलप कर रही है उस सेम पर्सन के अंदर ही उन सिम्टम्स को डिलीट भी कर सकती है।
नेक्स्ट आते हैं डायरेक्शन ऑफ क्योर पे। डायरेक्शन ऑफ क्योर का मीनिंग क्या होता है? तो होम्योपैथी के अकॉर्डिंग जब भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट होता है तो पर्सन के जो सिम्टम्स होते हैं वो जैसे अपीयर होते हैं उसके जस्ट रिवर्स डायरेक्शन में डिसअपीयर होते हैं। जैसे सपोज करो कोई पर्सन है, उसको सबसे पहले स्टमक एक हुआ है, स्टमक एक हुआ है, उसके बाद में उसको फीवर भी हो गया, उसके बाद में इसको हेडेक भी हो गया, उसके बाद में इसको लेग एक हुआ। तो जब भी इसका ट्रीटमेंट होगा सबसे पहले इसका लेग एक ठीक हो गया, सेकंड नंबर पे इसका हेडेक ठीक होगा, थर्ड नंबर पे इसका फीवर ठीक होगा और सबसे लास्ट में इसका स्टमक एक ठीक होगा। मतलब जब भी हम होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लेते हैं तो जो सिम्टम सबसे पहले अपीयर होता है वो सबसे लास्ट में ठीक होता है और जो सिम्टम सबसे लास्ट में अपीयर होता है वो सबसे पहले ठीक होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है इसका ओरिजिन हुआ था ग्रीस में, इसीलिए इसको यूनानी टिप मेडिसिन भी बोलते हैं। ये इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में अरब्स और पर्शियंस द्वारा। ये अरब्स और पर्शियंस जब इंडिया में आए थे तब ये इंडिया में इसका इंट्रोडक्शन हुआ था। ये जो सिस्टम्स है ये बेस्ड है हिपोक्रेट्स की टीचिंग्स पे, तो इसीलिए हिपोक्रेट्स जो हैं उनको बोलते हैं फादर ऑफ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। अब पढ़ेंगे यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का प्रिंसिपल। तो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के 3 प्रिंसिपल हैं, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तीनों ही एग्जाम में लिख के आने हैं। जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो है 7 कंपोनेंट थ्योरी। 7 कंपोनेंट थ्योरी के अंदर हमें 7 कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ना है और अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो बॉडी है वो इन 7 कंपोनेंट से मिलकर ही बनी हुई होती है। वो 7 कंपोनेंट कौन कौन से हैं? अर्कन, अखलत, अंजा, अरावह, अफल, मिजाज और को। ये पांचों तो ए नाम वाले ही हैं, तो ये भी याद हो जाएंगे, ऐसे कोई दिक्कत आएगी नहीं, सारे के सारे ए नाम वाले ही हैं, अर्कन, अखलत, अंजा, अरावह, अफल, तो याद हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये जितने भी 7 कंपोनेंट हैं ये जब एक इक्विलिब्रियम में होते हैं तो हेल्दी रहता है पर्सन, और जब भी कोई भी फिजिशियन चेक करता है आपकी डिसीज तो वो ये 7 एलिमेंट को ही चेक करता है कि इनका जो प्रोपोर्शन है वो बॉडी के अंदर कहां पर चेंज हुआ है। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है पाइथागोरियन थ्योरी ऑफ 4 प्रॉक्सिमल क्वालिटीज। तो इसके अकॉर्डिंग जो बॉडी है वो 4 बेसिक एलिमेंट से बनी हुई है, वो है अर्थ, एयर, वाटर और फायर। तो ये वही 4 एलिमेंट हैं जो हमने सिद्धा और आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर पढ़े थे, बस यहाँ पर आकाश या स्पेस नहीं है, ये वाला नहीं लिखना है, बाकी सारे के सारे चारों एलिमेंट्स वही हैं जो आयुर्वेदा और सिद्धा के अंदर पड़े थे। अब ये यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन वाले हैं ये बोलते हैं कि ये जो चारों क्वालिटीज हैं, जैसे अर्थ की क्वालिटी है ड्राई, एयर की क्वालिटी है कोल्ड, वाटर की क्वालिटी है वेट और फायर की क्वालिटी है हॉट। तो ये जो चारों क्वालिटीज हैं जब इनको आपस में मिक्स करते हैं तो इनसे 4 क्वालिटीज और बन जाती हैं। वो 4 क्वालिटीज कैसे हैं? जैसे इनको ही आप लिखोगे, यहाँ पे लिखो ड्राई और वेट और यहाँ पे लिखो कोल्ड और हॉट। तो अगर हम ड्राई को कोल्ड के साथ मिक्स करेंगे तो क्या बन जाएगा? ड्राई एंड कोल्ड। अगर हम ड्राई को हॉट के साथ मिक्स करेंगे तो क्या बन जाएगा? ड्राई एंड हॉट। अगर हम वेट को कोल्ड के साथ मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा? वेट एंड कोल्ड। और अगर वेट को हॉट के साथ मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा? वेट एंड हॉट। तो यही ये वाली चारों क्वालिटीज हैं, ये चारों क्वालिटीज बन जाती हैं अगर हम इनका डिफरेंट प्रोपोर्शन में ऐड करते हैं। तो जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो है हिपोक्रेटिक थ्योरी ऑफ 4 ह्यूमर्स। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो बॉडी है वो सिंपल और कंपाउंड ऑर्गन से मिलके बनी हुई होती है जो कि नरिशमेंट चाहिए उनको, और नरिशमेंट किससे मिलती है? 4 ह्यूमर से मिलती है नरिशमेंट। कौन कौन से हैं 4 ह्यूमर्स? ब्लड, फ्लेजम, येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल। और ये जो चारों ह्यूमर्स हैं इनकी जो क्वालिटी है
वो यही ही होती है जो हमने अभी यहाँ पर पढ़ी थी ना, हॉट वेट हॉट ड्राई, कोल्ड वेट कोल्ड ड्राई, यही ही इन चारों की प्रॉपर्टी होती है। जैसे अगर ब्लड को देखेंगे तो ब्लड हॉट होता है और वेट होता है। जो फ्लेजम होता है ये कोल्ड एंड वेट लिख लेना यहाँ पर, ये हॉट गलत हो गए, कोल्ड एंड हॉट कैसे हो सकता है, तो यहाँ पर वेट लिख लेना। जो फ्लेजम होता है वो कोल्ड एंड वेट होता है, जो येलो बाइल होता है वो हॉट एंड ड्राई होता है, और जो ब्लैक बाइल होता है वो कोल्ड एंड ड्राई होता है। तो यही चारों इनकी क्वालिटीज होती हैं। अब जब भी कोई भी पर्सन हेल्दी होगा तो वो कैसे हेल्दी होगा, ये चार ह्यूमर्स जो हैं इनमें जब भी इक्विलिब्रियम इनका सही होगा तो वो पर्सन हेल्दी होगा, और जब भी इक्विलिब्रियम बिगड़ेगा तभी उस पर्सन को डिसीज होगी, और जब उस डिसीज को क्योर करना होगा तो क्या करेंगे, जो बिगड़ा हुआ इक्विलिब्रियम है उसी को ही सेट करना है। जो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है इसका ट्रीटमेंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रीटमेंट भी डाल दिया है। ट्रीटमेंट इजी है, आप एक बार पढ़ोगे याद भी हो जाएगा, इजी है इसका ट्रीटमेंट और इम्पोर्टेंट भी है। तो फर्स्ट जो ट्रीटमेंट है वो है इलाज बिल तदबीर। तदबीर का मतलब क्या होता है, रेजिमेंटल थेरेपी, और रेजिमेंटल थेरेपी का मतलब क्या होता है, कोई भी ड्रग नहीं देते इस थेरेपी में, बिना ड्रग के ही ट्रीटमेंट करते हैं, या इसको ड्रगलेस थेरेपी बोलते हैं। जैसे एक्सरसाइज के थ्रू ट्रीटमेंट करना, मसाज के थ्रू ट्रीटमेंट करना, या हमाम के थ्रू ट्रीटमेंट करना। सेकंड है इलाज बिल गीजा। गीजा से आप समझ लेना, घीजा मतलब घी और घी मतलब डाइट, तो इसके अंदर डाइटोथेरेपी आती है, डाइट के थ्रू ट्रीटमेंट करते हैं। थर्ड आता है इलाज विल दवा। दवा का मतलब तो होता ही मेडिसिन है, मतलब फार्माकोथेरेपी, और जो फार्माकोथेरेपी है इसके अंदर जब ट्रीटमेंट करते हैं तो इसके अंदर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। और फोर्थ आता है इलाज बिल याद। याद का मतलब समझ लेना सर्जरी से, तो जब भी सर्जरी के थ्रू ट्रीटमेंट करते हैं उसको इलाज बिल दवा बोलते हैं। जो ISM था वो फिनिश हो गया है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस की प्रिपरेशन और उनके स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में। तो जो पिछली बार एग्जाम आया था 2020 में, उसके अंदर आसव, अरिस्टा और भस्मा तेला, ये चार आयुर्वेदिक प्रिपरेशन के बारे में पूछा गया था, पर इसके अंदर और भी प्रिपरेशन है, जैसे लेहा, अवलेहा, या फिर एक गुटिका है, उसके बाद चूरना भी है। तो इसमें से चूरना तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं भी है, पर लेहा और गुटिका तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों भी फॉर्मुलेशन इंपॉर्टेंट हैं। पर यहाँ पर हम अभी केवल वही क्वेश्चंस को कर रहे हैं जो 2020 में आए थे, तो हम यहाँ पर भस्मा, तेला और आसावरिष्टा के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको इनका भी वीडियो चाहिए, लेहा, गुटिका, चूरना का भी, तो आप मैसेज कर देना और मैं बना दूंगी वीडियो, अगर इनका भी वीडियो चाहिए तो। आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस क्या होते हैं, तो आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस जो होते हैं वो तीन तरह की चीजें यूज करके बनाए जाते हैं, हर्बल, मिनरल एंड एनिमल। जब भी प्रिपरेशन हो जाती है आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन की, उसके बाद में हमें उसका स्टैंडर्डाइजेशन करना बहुत जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है, उसके क्वालिटी चेक के लिए। स्टैंडर्डाइजेशन जो होता है ड्रग्स का वो हम करते हैं तीन बेसिक चीजों के लिए, उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, उसके क्वालिटी चेक के लिए और उसके प्योरिटी चेक के लिए। तो इन तीन चीजों के लिए हम स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं। और ये तीन चीजें हम कब कब देखते हैं, उसकी शेल्फ लाइफ के दौरान, उसके स्टोरेज के दौरान और उसके डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान। ये तीनों चीजें जो हैं इनके दौरान, ये तीनों चीजों पर कोई भी डिग्रेडेशन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे प्रिपरेशन अरिस्टा का और आसवा का। तो जब भी आप अरिस्टा और आसवा का प्रिपरेशन पढ़ेंगे तो आप अपने माइंड में एक बात रखना कि जो अरिस्टा है, अरिस्टा मतलब रस, रिस मतलब रस, ऐसे याद रखना। तो यहाँ पर हम ड्रग का रस यूज करेंगे, और रस का मतलब क्या होता है, डिकॉक्शन। तो यहाँ पर याद रखना, अरिस्टा मतलब रस, रस मतलब डिकॉक्शन। तो यहाँ पर हम ड्रग का डिकॉक्शन यूज करेंगे, और आसवा के अंदर हम यूज करते हैं ड्रग का पाउडर। बस यही एक डिफरेंस है इन दोनों के प्रिपरेशन के अंदर, बाकी पूरा का पूरा प्रिपरेशन सेम है, बस यही एक डिफरेंस होता है। अब जो अरिस्टा और आसवा हैं, दोनों का प्रिपरेशन एक तरीके से होता है, तो हम यहाँ पे देखेंगे दोनों का पहले जनरल
प्रोसीजर क्या होता है। तो आसव और अरिस्टा जो हैं ये दोनों ही बनाए जाते हैं ड्रग को सोक करके उसके पाउडर्ड फॉर्म में या फिर उसके डिकॉक्शन के फॉर्म में। पाउडर फॉर्म में किसका करेंगे, आसवा का, और डिकॉक्शन फॉर्म में किसका करेंगे, अरिस्टा का। किसके अंदर सोक करते हैं ड्रग को, एक सॉल्यूशन ऑफ जैगरी या शुगर के सॉल्यूशन के अंदर एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब जब हम इसको रखते हैं शुगर या जैगरी के अंदर ड्रग को, तो होता क्या है, फर्मेंटेशन होता है, और फर्मेंटेशन होने की वजह से वहां पे अल्कोहल जनरेट होता है, और ये जो अल्कोहल बनता है इस अल्कोहल की वजह से ही एक्सट्रैक्शन होता है ड्रग का। और सेकेंड चीज, अल्कोहल जो है वो प्रेजर्वेटिव की तरह भी काम करता है। तो अल्कोहल के दो काम होते हैं, एक्सट्रैक्शन करना भी और प्रेजर्वेशन करना भी। नेक्स्ट देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अरिस्टा। तो यहाँ पर थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे अरिस्टा का प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं बता रही थी रिस्टा को रस से याद रखना, मतलब डिकॉक्शन से। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ड्रग का पाउडर बनाना है और उसका डिकॉक्शन बनाना है उसके बाद में, मतलब उसका एक्सट्रैक्शन करना है डिकॉक्शन के थ्रू। तो डिकॉक्शन बना लिया, डिकॉक्शन बनाने के बाद में हम यहाँ पे ऐसे पढ़ते हैं, डिकॉक्शन बना लिया और इस डिकॉक्शन को हमने डाल दिया एक फर्मेंटेशन पॉट के अंदर। तो ये हमने डाल दिया इसके अंदर डिकॉक्शन। अब डिकॉक्शन डालने के बाद में हमें सेकेंड चीज क्या करनी है, एक दूसरा कंटेनर लेना है और इस कंटेनर के अंदर हमें शुगर, जैगरी या हनी जो भी उस प्रिपरेशन में रिक्वायर्ड है, तीनों चीजों में से जो भी एक चीज, वो एक चीज लेंगे और उसको यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर कोई सॉल्वेंट ऐड करेंगे जैसे वाटर, और इसको अच्छे से बॉईल करके इसका एक सॉल्यूशन बना लेंगे और इसको फिर फिल्टर कर लेंगे ताकि जो भी इसमें रेजिड्यू है उसको हम बाहर निकाल सकें। फिल्टर करने के बाद में ये जो भी हमारे पास सॉल्यूशन आया, इस सॉल्यूशन को ऐड कर देंगे हम इसी फर्मेंटेशन पॉट में जिसके अंदर पहले से क्या था, ड्रग का डिकॉक्शन था। अब इसके बाद क्या करना है, अब हम यहाँ पर एक लिड लेते हैं जो इसको कवर कर देते हैं जिससे, तो ये हमने लिड लेके इसको कवर कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, तो एक क्लॉथ लेना है और उस क्लॉथ को गीली मिट्टी के साथ भिगो लेना है अच्छे से, जिसको बोलते हैं क्ले स्मियर्ड क्लॉथ। तो क्ले स्मियर्ड क्लॉथ लेंगे, मतलब मिट्टी, गीली मिट्टी के साथ एक कपड़े को अच्छे से भिगोएंगे और उसको 7 कॉन्जिक्यूटिव लेयर्स में इस लिड के ऊपर लगा देंगे। अब ये हम लगा रहे क्यों है 7 लेयर्स में, ताकि जो ऑक्सीजन है उसका ट्रांसपोर्टेशन ना हो सके और फर्मेंटेशन अच्छे से हो जाए। ये हमने यहाँ पे लगा दिया क्ले स्मियर्ड क्लॉथ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हीप ऑफ पैडी लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि हमें आग लगानी है नीचे और इसमें हम आग लगा देंगे। आग जो लगाएंगे उसका एक कांस्टेंट टेम्परेचर रहना चाहिए, एक ही टेम्परेचर रहना चाहिए। टेम्परेचर क्यों दे रहे हैं, ताकि जो फर्मेंटेशन का प्रोसीजर है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाए। अब जब भी जितने भी टाइम तक हमने इसको हीट देनी है, हीट दे दी, फिर हम हीट को बंद कर देते हैं, फायर को बंद कर देते हैं और बंद करने के बाद में जब ये थोड़ा कूल हो जाता है तो ये जो कपड़ा लगाया था हमने 7 लेयर्स में, उस कपड़े को हटा देते हैं और इस लिड को कर लेते हैं ओपन। ओपन करने के बाद में, क्योंकि नीचे यहाँ पे सॉलिड बैठ गया होगा और जितना भी लिक्विड वाला पार्ट होगा वो ऊपर ऊपर आ गया होगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे आ गया होगा। तो जो लिक्विड वाला पार्ट है पहले उसको ले लेंगे एक अलग कंटेनर के अंदर। ये कंटेनर के अंदर लिक्विड वाला पार्ट ले लिया और सॉलिड वाले पार्ट को इसी के अंदर ही रहने देंगे, इसको फेंक देंगे। अब ये जो लिक्विड वाला पार्ट है इसको 2-3 दिन तक ऐसे ही रखा रहने देंगे और 2-3 दिन के बाद, क्योंकि इसमें भी थोड़े बहुत सॉलिड पार्टिकल्स आ ही गए होंगे, तो 2-3 दिन बाद उनको भी हम फिल्टर कर लेंगे और ऐसे बन जाता है अरिस्टा। नेक्स्ट फॉर्मुलेशन पढ़ेंगे आसव की। तो आसव के अंदर हमें सबसे पहले ये देखना है, यहाँ पर हमें ड्रग का पाउडर लेना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर फर्मेंटेशन पॉट लेंगे और इस फर्मेंटेशन पॉट के अंदर क्या लेंगे, यहाँ पर लेंगे शुगर या जैगरी जो भी प्रिस्क्राइब्ड है उसको यहाँ पर ऐड कर देंगे और उसके बाद में वाटर ऐड कर देंगे। वाटर भी ऐड कर दिया, इसके बाद में इसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे और कूल कर लेंगे। इसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद में जो भी फाइन ड्रग है हमारे पास, जो भी ड्रग का हमें बनाना है आसव,
वो ड्रग का फाइन पाउडर बनाएंगे। यहाँ पर हमें डिकॉक्शन नहीं लेना है, फाइन पाउडर लेना है, और फाइन पाउडर लेके उसको भी इसके अंदर डाल देंगे। वो फाइन पाउडर भी डाल दिया, इसको थोड़ा सा मिक्स कर दिया। इसके बाद क्या करना है, सेम प्रोसीजर है जो हमने अरिस्टा के अंदर किया था, वही सेम प्रोसीजर है। तो करते क्या है, एक क्लॉथ लेंगे, उसको गीली मिट्टी के साथ भिगोएंगे और उसको यहाँ पर 7 कॉन्जिक्यूटिव लेयर्स में अच्छे से उसको लगा देंगे। लगा दिया, इसके बाद में वही सेम प्रोसीजर, यहाँ पर हम हीप ऑफ पैडी लेते हैं, इसमें हमने फायर लगा दिया, एक कांस्टेंट टेम्परेचर रख दिया, फर्मेंटेशन हो गया जब भी अच्छे से, तो क्या करना है, इसको कूल करना है। कूल करने के बाद में ये जो क्लॉथ लगाया था ऊपर से, इसको हटा देंगे, इसका लिड हटा देंगे, फ्लूइड को डिकेंट कर लेंगे। डिकेंट करने के बाद में फिर 2-3 दिन ऐसे ही रहने देंगे। 2-3 दिन के बाद में इसको भी फिल्टर कर लेंगे और बन गया आसवा। नेक्स्ट बढ़ेंगे स्टैंडर्डाइजेशन आसव के और अरिस्टा के। तो जितने भी फॉर्मुलेशंस हैं उनके ये 3 स्टैंडर्डाइजेशन तो करने ही करने हैं, तो ये तीनों तो आप हर किसी के अंदर लिख ही सकते हो। कुछ कुछ को छोड़ के कुछ में हमें टेस्ट का नहीं करना होता है। जैसे जितनी भी टॉपिकल एप्लीकेशंस होती हैं उनमें हम टेस्ट का नहीं करते हैं। जैसे तेला हो गया, तेल के अंदर हम तेल को टेस्ट थोड़े ना करते हैं, हमें कोई खाना थोड़े ना तेल, तो वहां पर हम टेस्ट वाला नहीं करते, पर कलर ऑर्डर तो हर किसी के साथ करते ही करते हैं। ये दोनों तो आप हर किसी के स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर लिख सकते हो। स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर किसी भी फॉर्मुलेशन का आ जाता है, आप ये 2 पॉइंट तो लिखोगे ही लिखोगे हर किसी स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर। तो जब भी हम प्रिपेयर कर लेते हैं आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन को, तो हमें इसका स्टैंडर्डाइजेशन करना चाहिए। स्टैंडर्डाइजेशन जो होता है वो हम करते क्यों हैं, तो आइडेंटिटी, क्वालिटी और प्योरिटी को चेक करने के लिए करते हैं थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल। जैसे उसके शेल्फ लाइफ, उसका स्टोरेज और उसके डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान उसमें कोई डिग्रेडेशन तो नहीं हो रही है, ये चेक करने के लिए। तो फर्स्ट जो स्टैंडर्डाइजेशन पैरामीटर है वो हम करते हैं कलर का। जब भी किसी भी ड्रग में कोई भी डिग्रेडेशन होता है तो उसका कलर भी चेंज हो जाता है। हम कलर चेंज के थ्रू भी पहचान सकते हैं कि ड्रग में डिग्रेडेशन हुआ है या नहीं हुआ है। जब भी कोई फॉर्मुलेशन डिग्रेड होती है तो उसका ओडर भी चेंज हो जाता है, उसमें बैड स्मेल आने लगती है, तो हम ओडर के थ्रू भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थर्ड आता है टेस्ट का। तो जब भी डिग्रेडेशन हो जाता है टेस्ट भी डिफरेंट हो जाता है, गंदा टेस्ट हो जाता है, तो हम टेस्ट के थ्रू भी पहचान सकते हैं कि डिग्रेडेशन हुई है या नहीं है। फोर्थ है रेशो ऑफ क्रूड ड्रग टू सॉल्वेंट। इसका मतलब क्या हुआ, जब हमने ड्रग का डिकॉक्शन बनाया था तो ड्रग कितना लिया था और सॉल्वेंट कितना लिया था, उन दोनों के रेशो को हमें यहाँ पर बताना है। इस दोनों के रेशो के थ्रू स्टैंडर्डाइजेशन करना है। नेक्स्ट आता है लेंथ ऑफ टाइम ऑफ एक्सट्रैक्शन। तो जब भी एक्सट्रैक्शन लगाया था डिकॉक्शन बनाने के लिए तो उसका टाइम कितना था और उसका टेम्परेचर कितना था। उसके बाद जब भी ड्रग बन गया था, जब भी डिकॉक्शन निकल गया था, तो इस डिकॉक्शन में से एक्स्ट्रा सॉल्वेंट को इवेपोरेट करना होता है, और ये जो इवेपोरेट करने को ही हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन या मेथड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो वो मेथड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कौन सा यूज करा था, हॉट प्लेट पे रख के इवेपोरेट किया था, हीटिंग मेंटल पे रख के इवेपोरेट किया था, रोटा इवेपोरेटर के थ्रू इवेपोरेट किया था, किस मेथड से कॉन्सेंट्रेट किया था, वो आता है इसके अंदर। और नेक्स्ट आता है जो भी हमारा फॉर्मुलेशन है वो यूवी लाइट जब उस पे पड़ती है तो वो डिग्रेड होता है या नहीं होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ भस्मा। भस्मा जो होती है ये बेसिकली कैल्सिनेशन के प्रोसेस को बोलते हैं। जब भी किसी ड्रग का कैल्सिनेशन करते हैं उसी को ही हम भस्मा बोलते हैं। और ये जो भस्मा है ये किस किस का बनाते हैं, तो मेटल या मिनरल या एनिमल प्रोडक्ट का बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, उनका कैल्सिनेशन करके एक क्लोज क्रूसिबल में, किसके साथ, काऊ डंग के साथ। काऊ डंग मतलब गोबर के उपले। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ भस्मा। तो भस्मा की प्रिपरेशन को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं या 2 स्टेज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट स्टेज को बोलते हैं शोधना और सेकंड स्टेज को बोलते हैं मारना। जैसे शोधना के नाम से ही समझ आ रहा होगा, शुद्धि करना। शुद्धि करना मतलब प्यूरिफाई करना। तो जो फर्स्ट स्टेज होता है उसमें हम केवल ड्रग का प्यूरिफिकेशन करते हैं। जो मेन प्रिपरेशन होती है वो आती है मारना वाले प्रोसेस में। जो फर्स्ट स्टेज है शोधना, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ड्रग का
प्यूरिफिकेशन करते हैं मेनली। और ये जो प्यूरिफिकेशन है ये हम कैसे कैसे करते हैं, तो हमें एलिमिनेशन करना है सारे हार्मफुल मैटर का ड्रग के अंदर से। सेकंड, हमें मॉडिफिकेशन करना है सारी अनडिजायरेबल फिजिकल प्रॉपर्टीज का, जैसे सॉल्युबिलिटी अगर नहीं है ड्रग की वाटर के अंदर तो उसकी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करना है। तो और भी जैसे बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उनका मॉडिफिकेशन करते हैं अपने अकॉर्डिंग। थर्ड आता है कन्वर्जन करते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रग का। और लास्ट आता है कि जो थेराप्यूटिक एक्शन है ड्रग का उसको इंक्रीज करते हैं, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, पोटेंशिएशन ऑफ ड्रग। नेक्स्ट पढ़ेंगे सेकेंड स्टेज के बारे में। तो यही मेन स्टेज होती है प्रिपरेशन ऑफ भस्मा की। जो प्यूरिफाइड ड्रग है, जो हमने शोधना, जो फर्स्ट स्टेज थी उसमें जो हमने प्यूरिफाई करा था ड्रग, उस प्यूरिफाइड ड्रग को लेते हैं और इसको हम डालते हैं एक मोटार और पेस्टल के अंदर। ये हो गया मोटार और पेस्टल, इसके अंदर डाल देते हैं हम अपने ड्रग को। ड्रग को डालने के बाद में हमें यहाँ पर क्या करना है, डिकॉक्शन लेना है प्लांट का, मतलब एक्सट्रैक्ट लेना है प्लांट का। जो भी प्रिस्क्राइब्ड है वो डिकॉक्शन डाल देंगे तो ये होगा लिक्विड फॉर्म में। तो हमें इसको ज्यादा नहीं डालना है यहाँ पे, क्योंकि हमें यहाँ पर पेस्ट बनाना है इसका ड्रग का। तो थोड़ा थोड़ा डालते हैं ड्रॉप वाइज, और इसको यहाँ पे ऐसे ग्राउंड करते रहेंगे। ग्राउंड कर करके जब इसका ऐसे एक फाइन पेस्ट बन जाएगा, इस पेस्ट को लेंगे और इस पेस्ट को हम सन ड्राई करना होता है। तो इसको ऐसे एक प्लेट में डालेंगे और सनलाइट में रख देंगे। फिर ये अच्छे से जब ड्राई हो जाता है तो हमें क्या करना होता है, इसको एक अर्थन प्लेट में ट्रांसफर करते हैं। ये अर्थन प्लेट हो गया, और ये जो ड्राई करा था इसको हमने ले लिया यहां पर, ये हो गया। अब क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, ये जो अर्थन प्लेट था इसके ऊपर इसका ढक्कन लगा के, मतलब लिड लगा के इसको अच्छे से ढक देते हैं। और फिर सेम प्रोसीजर होता है जो हमने अरिस्टा और आसवा में किया था ना, वो सेम प्रोसीजर करते हैं। जैसे हम एक कपड़ा लेंगे, एक क्लॉथ लेंगे और उसको गीली मिट्टी में अच्छे से भिगो लेंगे और इसको इसके लिड के ऊपर 7 लेयर्स में ऐसे लगा देंगे। ये 7 लेयर्स में लगा दिया। इसके बाद क्या करेंगे, एक गड्ढा बनाएंगे। इस गड्ढे के अंदर नीचे रख देंगे काउडंग। काउडंग रखने के बाद में इसको इसके अंदर डाल देंगे। तो ये डाल दिया, जो प्लेट था हमारा ये प्लेट डाल दिया। इसके बाद में और उपले लगा देते हैं इसके चारों तरफ से भी, और इसके अंदर लगा देते हैं फायर। अच्छे से फायर लगा दी। फायर लगाने के बाद में जितने भी जो भी स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम होता है उस तक हमें इसको फायर देना है, अच्छे से हीटिंग देनी है। हीटिंग देने के बाद में इसको जब भी फायर ऑफ हो जाता है, जब भी आग जलना बंद हो जाएगी, उसके बाद हम इसको अपने आप ही कूल होने देंगे। और जब ये कूल हो जाएगा उसके बाद हमने यहाँ से जो कपड़ा लगाया था उसको हटा देंगे, इसके लिड को रिमूव कर देंगे और जो भी यहाँ पे जो भी राख बनी हुई है उसको ले लेंगे। और इसको फिर नेक्स्ट स्टेप आता है कि हमें उसकी ग्राउंडिंग करनी होती है, मतलब उसको ऐसे पीसते हैं अच्छे से ताकि जो पार्टिकल साइज है वो छोटा हो सके। नेक्स्ट पढ़ेंगे स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ भस्मा। तो जब भस्मा को प्रिपेयर कर लेते हैं तो उसको स्टैंडर्डाइजेशन करना जरूरी है। वही सेम पॉइंट है, आपको हर किसी के स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर लिखना है। स्टैंडर्डाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, उसकी आइडेंटिटी, क्वालिटी और प्योरिटी को देखना थ्रू आउट इट्स साइकिल, मतलब शेल्फ लाइफ, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन, सबके दौरान उसकी आइडेंटिटी, क्वालिटी और प्योरिटी का चेकअप करेंगे। जो भस्म की स्टैंडर्डाइजेशन पैरामीटर्स हैं वो है कलर, ओडर और टेस्ट। तो तीनों करके देखेंगे। कलर के थ्रू पहचान सकते हैं कि उसका डिग्रेडेशन हुआ है या नहीं हुआ है, ओडर के थ्रू पहचान सकते हैं और टेस्ट के थ्रू पहचान सकते हैं। नेक्स्ट आता है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो भस्म होता है उसको हम सबसे लास्ट में ग्राउंड करते हैं ना, ताकि उसका पार्टिकल साइज छोटा हो जाए। तो यहाँ पर हमें उसका पार्टिकल साइज भी देखना है कि कितना है।
नेक्स्ट आता है ब्लेंडिंग ऑर्डर। तो जो हमने ब्लेंड किया था उसका ऑर्डर कितना था। स्टार्टिंग में जब हम भस्म बना रहे थे तो हमने मोटार पेस्टल के अंदर डाल के उसको ग्राउंड करा था ना, तो उसका ऑर्डर कैसा था और टाइम कितना लिया था ब्लेंड करने के लिए। नेक्स्ट आता है लाइट सेंसिटिविटी। तो जो भस्मा है वो लाइट, जो सनलाइट पड़ती है उससे डिग्रेड होता है या नहीं होता है ये देखना है, और मॉइस्चर कंटेंट के अंदर देखना है। जो भी भस्मा बनी है हो सकता है वो हाइग्रोस्कोपिक हो, तो अगर हाइग्रोस्कोपिक होगी तो वो अपने अंदर मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगी। तो यहाँ पर हमें भस्मा के अंदर देखना है कि कहीं वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब तो नहीं कर रही है, क्योंकि अगर मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगी तो वहां पर माइक्रोबियल ग्रोथ भी हो जाएगी, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो मॉइस्चर को भी एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, इसीलिए हम मॉइस्चर कंटेंट भी देखते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे तेला की प्रिपरेशन के बारे में। तेला जो होता है उसको हम थेलम भी बोलते हैं, और ये थेलम जो है ये हम बनाते कैसे हैं। तो एक प्रिस्क्राइब्ड प्लांट को लेते हैं, जो भी प्लांट का हमें बनाना है, जैसे अगर आंवला ऑयल बनाना है तो आंवला को लेंगे और उसको एक बेस ऑयल के अंदर ऐड कर देते हैं, और हर्बल जो भी और अगर चीजें हर्बल ड्रग्स यूज करना चाह रहे हैं तो उनका भी पेस्ट ले लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम 3 चीजें यूज करते हैं। एक बेस ऑयल, जैसे अगर हमें आंवला का भी ऑयल बनाना है तो हम कोई बेस ऑयल ले लेंगे, पहले कैस्टर ऑयल ले लिया, कोकोनट ऑयल ले लिया कोई भी, और उसके अंदर आंवला का एक्सट्रैक्ट डाल देते हैं। और एक अगर कोई तीसरी ड्रग लेनी है, जैसे भृंगराज भी लेना है, तो उसका पेस्ट बना लेते हैं और उसको भी इसके अंदर ऐड कर देते हैं, और जो बेस ऑयल होता है उसके साथ इन तीनों को मिक्स करके अच्छे से उसको हीट दे देते हैं, ताकि उसमें जो भी फ्रॉथ हैं वो सारे के सारे रिमूव हो जाएं। जो तेल प्रिपरेशन है उसको हम तेल कल्पना बोलते हैं। जब भी तेल का प्रिपरेशन करते हैं तो वो प्रोसेस जो होती है वो तेल कल्पना कहलाती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे तेल के प्रिपरेशन के बारे में। तो जब तेल को प्रिपेयर करते हैं सबसे पहले हम बेस ऑयल लेंगे। तो ये यहाँ पे जैसे बेस ऑयल ले लिया, इस बेस ऑयल को हमें तब तक हीटिंग देनी है जब तक कि इसके अंदर फ्रॉथ बनना बंद ना हो जाए, जब तक इसके अंदर झाग बनना बंद ना हो जाए, तब तक हमें इसको अच्छे से हीट करना है। जैसे ही इसके अंदर फ्रॉथ बनना बंद हो जाते हैं तो हमें इसको हीटिंग देना बंद कर देना है। उसके बाद में हम जो भी ड्रग स्पेसिफाइड है, जैसे अगर मैं बता रही थी आंवला का ही बनाना है तो उस आंवला का एक्सट्रैक्ट बनाएंगे वाटर के अंदर, और वो एक्सट्रैक्ट को ऐड कर देंगे इसके अंदर। और सेकंड चीज क्या ऐड करते हैं, किसी तीसरी ड्रग का पेस्ट ऐड करते हैं। तो एक थर्ड ड्रग हुई, उसका जैसे भृंगराज हुआ, इसका पेस्ट बना लिया, उसको भी इसके अंदर ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद में हम इसको दोबारा से हीटिंग दे देते हैं, और अब जब हीट देंगे तो इसको हमें कंटिन्यूअसली इसको स्टीयर करते रहना है। ऐसे क्यों करते रहना है स्टीयर, ताकि चेयरिंग और बर्निंग ना हो पाए ड्रग की। इसलिए हमें इसको तब तक हीट देनी है जब तक कि ये स्मोकलेस नहीं हो जाता, मतलब इसके अंदर से धुआं निकलना बंद नहीं हो जाता, तब तक हम इसको ऐसे ही हीटिंग देते रहेंगे। और यहाँ पर हीटिंग कम देते हैं, ऐसे एक साथ नहीं बहुत हाई फ्लेम दे देते, कम कम हीट देते हैं, और इसको स्टीयर भी करते रहेंगे। इसके बाद में ऑयल जो होता है वो रेडी हो जाता है। इसको हम ऐसे ही रखा हुआ छोड़ देंगे जब तक कि अपने आप इसका टेम्परेचर डाउन नहीं होता, जब तक कि अपने आप ठंडा नहीं होता। और जब ये ठंडा हो जाता है तो इसको हम फिल्टर कर लेते हैं। फिल्टर करने के बाद में जो भी रेजिड्यू आया उसको फेंक देते हैं। और अब फिल्टर करने के बाद में जो ऑयल होता है हमारा, उसको हमें ग्लास कंटेनर में रखना है या प्लास्टिक कंटेनर में रखना है। ये होता है तेल का प्रिपरेशन। अब नेक्स्ट आते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ तेल पे। तो वो जो 2 लाइनें थी वो हर किसी के अंदर लिखनी है, आप यहाँ पर भी वो 2 लाइनें ऐड कर ही देना। अब इसका स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे तो फर्स्ट होता है कलर देखेंगे ऑयल का। अगर ऑयल डिग्रेड हुआ है, अगर उसके अंदर रेंसिडिटी हुई है तो उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। ऑर्डर भी अगर रेंसिडिटी हो गई है ऑयल के अंदर तो उसमें से बैड ऑर्डर भी आना स्टार्ट हो जाएगी, तो हम इसके थ्रू भी स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हैं। यहाँ पर टेस्ट का नहीं करना है, तो टेस्ट वाला मत लिख के आ जाना आप, क्योंकि ऑयल जो होता है हम उसको बॉडी के ऊपर अप्लाई करते हैं टॉपिकली, इसको हम खाते थोड़े ना है। तो यहाँ पर हम टेस्ट का नहीं करेंगे। थर्ड करेंगे विस्कोसिटी का। विस्कोसिटी जो होता है वो सारी टॉपिकल प्रिपरेशन के लिए बहुत जरूरी पैरामीटर होता है, तो उसका विस्कोसिटी भी चेक करेंगे। और नेक्स्ट चेक करेंगे इसका पार्टिकल साइज। जो भी हमने ऑयल बनाया है इसके अंदर जो भी ड्रग ऐड करे हैं, एक्सट्रैक्ट ऐड करा है या जो भी ऐड करा है, उसका पार्टिकल साइज, या पेस्ट भी ऐड करा है तो उसका पार्टिकल साइज कितना है। नेक्स्ट देखेंगे पीएच। जितनी भी टॉपिकल प्रिपरेशन होती हैं या ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन होती हैं
या पेरेंट्रल प्रिपरेशन होती हैं, उन सभी का पीएच बहुत मैटर करता है। तो ऑयल भी क्योंकि टॉपिकल अप्लाई करते हैं इसीलिए इसका पीएच भी देखेंगे कितना है। नेक्स्ट देखेंगे जो हमने ऑयल को हीटिंग दी थी उसका टाइम कितना था और हमने किस टेम्परेचर पर हीटिंग दी थी। और नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो है रेशो ऑफ बेस ऑयल टू ड्रग। बेस ऑयल कितना लिया था और जो ड्रग का एक्सट्रैक्ट था या ड्रग का पेस्ट था वो कितना लिया था, उन दोनों का रेशो। तो ये था तेल का स्टैंडर्डाइजेशन।